नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल। सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश आउटलुक 2026 में आपका स्वागत है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इसके बावजूद बाजार को 2025 में नया हाई लगाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जीएसटी रिफॉर्म्स, टैक्स कट्स, लिक्विडिटी पुश, नतीजों में सुधार, इन सब के बावजूद इस साल रिटर्न्स में हम ग्लोबल मार्केट्स के काफ़ी पीछे रहे और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में इस साल काफ़ी पेन रहा। निफ्टी भले ही 26,000 पर रहा हो, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनके पोर्टफोलियो अभी भी 22,000 या 23,000 के लेवल पर अटके पड़े हैं। क्या 2026 में मार्केट में चेंजेस आएंगे? 2026 की बड़ी पिक्चर क्या रहेगी? ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही बड़े गेस्ट जुड़े हैं। जी हाँ, एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया। आप सुनील सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो म्यूचुअल फंड में एक अब री एंट्री की है। आप जब पहले एक फंड मैनेजर थे, तब देश के सबसे दिग्गज फंड मैनेजर थे, उसके बाद आप पीएमएस में आए, अब आप वापस म्यूचुअल फंड की दुनिया में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और मेरे ख्याल से आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया है। धन्यवाद अनुज, आपको और सीएनबीसी टीवी 18 और आवाज के दर्शकों को 2026 की एडवांस विशेस और थैंक यू आपके काइंड वर्ड्स के लिए। हाँ, हमने हमारा जो अबैकस म्यूचुअल फंड है उसकी फर्स्ट स्कीम अबैकस फ्लेक्सी कैप हमने लॉन्च की है। तो कर रहे हैं कोशिश। बहुत ही बड़ी स्पेस है और बहुत ही बड़े बड़े फंड हाउस हैं वहाँ पे। हम भी हमारे छोटे से एक कोशिश करेंगे। नहीं, आई एम श्योर कि आप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और सबको पता है, एंड आई एम श्योर कि वो अच्छा ही करेंगे आप उसमें। अच्छा सुनील सर, जैसा मैंने शो के शुरू में कहा, ये साल थोड़ा विचित्र रहा। अगर आप निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, तो ठीक ठाक रिटर्न्स आए। ऐसा नहीं है, निफ्टी 10% ऊपर था, बैंक निफ्टी में अच्छे खासे रिटर्न्स थे, लेकिन और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीबी रहा है। लेकिन समहाउ वो फीलिंग नहीं आ रही है ऑल टाइम हाई वाली, जिस तरीके से मिड और स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस रही है। आपका क्या नज़रिया है? ये एकदम आप जो बोल रहे हो अनुज, एकदम सही है। आई थिंक क्या हुआ है ना, 2020 और 2024 के बीच में आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा 4 साल का पीरियड था। वहाँ बहुत अच्छे रिटर्न बने और पर्टिकुलरली जो ब्रॉडर मार्केट्स थे उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बने। और बहुत बार ऐसा ही होता है, जब मार्केट अच्छा होता है ना तो आगे 1-1.5 साल के रिटर्न थोड़े प्रीपोन हो जाते हैं। तो हमारा यही मानना है कि 2025 के भी रिटर्न 2024 तक ही बन गए और थोड़ा बहुत पेन रहा है बिकॉज एक तो वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गए थे और दूसरा जो इतने चैलेंजेस आए हैं मार्केट में, वेदर इट इज जियोपॉलिटिकल, टैरिफ रिलेटेड, थोड़ा एक स्लो डाउन भी बीच में आया था मार्केट में और लिक्विडिटी का भी थोड़ा कंसर्न था। आई थिंक वो छोटे कंपनियों में उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। और उसी के वही रीजन है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स हैव अंडर परफॉर्म। लेकिन क्या है ना, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक देखना इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडेक्स लेवल पे वो पूरा पिक्चर नहीं आता है। आई एम वेरी श्योर स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे देखेंगे तो हाँ काफी स्टॉक गिरे हैं, लेकिन जो स्टॉक्स में वैल्यूएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई नहीं हुए थे वो स्टॉक्स में इतना फॉल नहीं हुआ है जितना जनरल मार्केट बताता है। द अदर थिंग इज ऑब्वियसली रिटेल इंटरेस्ट, एचएनआई इंटरेस्ट छोटी कंपनियों में ज्यादा रहता है। डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो खुद शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी एक्सपोजर इस पे छोटे कंपनियों में ज्यादा रहता है। और उसको देखते हुए आई थिंक वेरी क्लियरली जो हुआ है 2025 में, इट इज नॉट अ ग्रेट फीलिंग। बट वो फेज है मार्केट का, हर बार होता ही है। 3-4 साल अच्छा जाता है, एक आध साल फिर थोड़ा सा निराशाजनक जाता है और वो साल ये वाला साल था। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मैं रिटर्न्स देख रहा था 2025 में। निफ्टी के रिटर्न्स में अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस ट्रेंड का रहा, लेकिन ट्रेंड उससे पिछले 2 साल में मैसिव 4 गुना भी हुआ था स्टॉक। तो बात बिल्कुल सही कही आपने। सुनील सर, एक स्पेस जिसने इस साल सेकेंड हाफ में डोमिनेट किया, वो थी टू व्हीलर्स। अगर आप देखें, ओला को छोड़ दें अगर सिर्फ, तो आयशर मोटर्स, चाहे टीवीएस मोटर हो, हीरो मोटोकॉप, यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स आए। इवन अगर आप मारुति जैसे फोर व्हीलर्स को जोड़ दें, तो ऑटो एज अ स्पेस और खासतौर से जीएसटी कट के बाद वहाँ अच्छे मूव्स आए। ये स्पेस क्या 2026 में भी लीड कर सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि बस यहाँ पे जो बड़ा मूव आना था वो आ चुका है? अनुज, जीएसटी कट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे आया है
और ऑटो एक हाई वैल्यू कंजम्पशन आइटम है, तो वहाँ जो 10-15% जीएसटी का कट आता है ना, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। साबुन में अगर आप 4 आना 8 आना 1 रुपया कम कर दो, तो उसमें कुछ डिमांड में इतना बड़ा मूव नहीं आएगा। बट ट्रैक्टर हो गए, टू व्हीलर हो गए, फोर व्हीलर हो गए, उसमें जीएसटी कट का बड़ा इम्पैक्ट आया है और कंपनियों ने भी ना कि पूरा जीएसटी बेनिफिट पास किया, बट थोड़ा सा अपनी तरफ से भी दे दिया है। और आई थिंक वो बोलते हैं ना, एक टेलविंड, बड़ा टेलविंड आ गया। हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑटो 2026 में ठीक ठाक रहना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशंस काफी कंपनियों के अभी अपर एंड ऑफ बैंड में है। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट 3-4 महीने में जो 30-40% रिटर्न बन गया है कंपनियों में, एक बार ये कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा आई वुड से रिटर्न विल मॉडरेट इन 2026। ओके, 2025 की एक और बड़ी थीम रही, हालांकि बहुत लोगों ने शायद उसको नोटिस ना किया हो, साइलेंटली काफ़ी शानदार मूव्स रहे। वो थे टियर 2 प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज, और कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसीज, वो फॉरेन बैंक्स को अलाउ करना स्टेक लेने के लिए, इन सब ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रहे हैं जो जैसे गोल्ड फाइनेंस में मुझे याद है आपने अर्स्टवाइल म्यूचुअल फंड डेज में आपने 100 गुना तक के रिटर्न्स देखे थे यहाँ पर। इस स्पेस में आपको लग रहा है क्या कि अभी भी शानदार रिटर्न्स बन सकते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज में? आई थिंक यू हैव टच्ड द राइट थिंग्स अनुज। 2024 दिसंबर से जब से न्यू आरबीआई गवर्नर आया, आई थिंक थोड़ा पॉलिसी में चेंज हुआ है। उनको लोअर इन्फ्लेशन का साथ भी मिला है। आई थिंक 4 रेट कट्स हुए हैं 125 बेसिस पॉइंट के। इकोनॉमी में बड़ा ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है और थोड़ा स्टांस चेंज हुआ है, रिस्क वेटेज कम किए हैं। जो पहले एनबीएफसी को डिस्करेज किया जा रहा था लेंडिंग के लिए 2023 और 24 में, आई थिंक 2025 से एनबीएफसीज हैव बीन एनकरेज टू लैंड। ऑब्वियसली गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि गोल्ड के भाव भी बढ़े हैं और थोड़ा सा डिमांड भी आया है। ये जहां थोड़े डिसअपॉइंटमेंट रही, लेकिन साल के एंड तक आते आते थोड़े लोगों को उम्मीदें लग रही हैं, वो है लार्ज कैप आईटी। बहुत लोग मान रहे हैं कि शायद अमेरिका में एआई का अब एक रिवर्सल है और उसका एक फायदा शायद इंडियन आईटी कंपनीज को मिले, और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन या कंफर्टिंग है। आप 2026 में जाते हुए इंडियन आईटी पर ओवरवेट होंगे या अंडरवेट रहेंगे? प्योर प्ले आईटी सर्विसेज कंपनी अनुज, उसमें वी आर नाउ अंडरवेट एंड द रीजन इज ऑब्वियसली कि ग्रोथ एआई नहीं भी था तभी भी ग्रोथ रेट्स हैड फॉलन टू ऑलमोस्ट 5-6%, और एआई से ग्रोथ रेट्स 1-2% और कम होने के कंसर्न्स थी। एक अभी नियर टर्म टेलविंड है, एक तो अंडर ओनरशिप हो गई है काफी है सेगमेंट में, प्लस जो रुपी अभी 1991 हुआ है उसका भी एक टेलविंड या आईटी सर्विसेज कंपनी को आएगा। बट लुकिंग अहेड, मुझे नहीं लगता है प्योर प्ले आईटी सर्विसेज में 4-5% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है। और थोड़ा बहुत मार्जिन में तो प्रेशर कंटिन्यूस रहता ही है, क्योंकि वीजा में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आते रहते हैं कि वीजा के भाव बढ़ा दिए, और यूएस ने पर्टिकुलरली। तो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू बी अंडरवेट ऑन प्योर प्ले आईटी सर्विसेज कंपनीज। हाँ, थोड़ी जो फॉरवर्ड लुकिंग कंपनियां हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो थोड़ा एक बोलते हैं ना फॉरवर्ड लुकिंग सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है, थोड़े प्रोडक्ट साइड में फोकस कर रही है, आई थिंक दोज कंपनीज माइट डू बेटर। बट प्योर प्ले आईटी सर्विसेज कंपनी वी वुड कंटिन्यू टू बी अंडरवेट। ओके, सुनील सर, इस समय कोई इंटरेस्टिंग थीम्स जहां पर आप को लग रहा है कि इंक्रीमेंटल पैसा आप डिप्लॉय करेंगे 2026 में? सी फाइनेंशियल्स में जो नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स है, आई थिंक एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज थोड़ी महंगी हैं, लेकिन आई थिंक देयर आउटलुक कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। इवन इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जीएसटी कट के बाद में एक बार नियर टर्म थोड़ा सा एक चैलेंज होता है, बट आई थिंक दे विल ऑल्सो बेनिफिट एज वी गो फॉरवर्ड। अभी भी इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन है। कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनियां में भी पोटेंशियल बहुत है। हाँ, कंपनियां सस्ती नहीं है, बट दैट इज अगेन वन सेगमेंट टू ट्रैक। वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द फार्मा स्पेस। अगेन ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए इस साल, लेकिन आई थिंक डिमांड ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक फॉर फार्मा बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा थोड़ा बहुत इनको भी एक रुपी डिप्रिसिएशन का फायदा होगा। तो आई थिंक फार्मा इज अनदर थिंग विच वी शुड लुक एट।
सिलेक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज में काफी करेक्शन आया है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक स्लो डाउन भी हुआ है और ये 50% ड्यूटी के वजह से यूएस में एक्सपोर्ट भी थोड़ा डिफर हो गया है एंड उसके वजह से रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग आए थे, बट दैट इज वन स्पेस जो अच्छा कर सकता है। और टैरिफ का सॉल्यूशन अगर हो जाता है, जो हमें लगता है नियर टर्म में हो जाएगा, तो आई थिंक दैट इज अगेन वन सेगमेंट विच कैन डू रियली वेल। फार्मा की बात की आपने, ये ट्रेडिशनल जेनेरिक प्लेयर्स या फिर सीडीएमओ पर ज़्यादा झुकाव होगा आपका, या फिर मिक्स एंड मैच दोनों? सीडीएमओ और डोमेस्टिक फोकस्ड प्लेयर्स, आई थिंक जेनेरिक प्लेयर्स में मार्जिन अपटिक थोड़ा सा चैलेंज है, बट स्पेशलिटी फार्मा, सीडीएमओ, डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज, आई थिंक देयर आउटलुक इज बेटर। सुनील सर, इस साल खास तौर से सेकेंड हाफ में एक बड़ी थीम का एक्सीडेंट हुआ, और वो थीम जिसने बहुत पैसा बनाया था ईएमएस स्पेस, जहां पर स्टॉक्स ने 50 से 100 गुना के रिटर्न्स दिए थे। पीएलआई का सबसे एक बड़ा एक जिसे कहते हैं बैरोमीटर था वो। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई, और क्या अब 50% स्टॉक गिरने के बाद यहाँ पर वैल्यू है, या अभी भी ये स्टॉक्स महंगे हैं और गिर सकते हैं? अनुज, वी फॉलो अ सिंपल फिलोसफी। देखो, मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक ना इज इक्वल टू ईपीएस इनटू पी। ईपीएस अर्निंग होता है, पी परसेप्शन होता है। और परसेप्शन के वजह से या पी के वजह से मार्केट के जो भाव हैं वो ज्यादा बढ़ते घटते हैं। और ये सब कंपनियां जो आई थी, आईपीओ आया 15, 17, 20 पी में, ईपीएस ऑब्वियसली ग्रू क्वाइट फास्ट, बट पी इनके हो गए 70, 80। जब भी स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, तो थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आता है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे बहुत होता है, बिकॉज वो पी डी रेट हो जाती है। और आई थिंक सम ऑफ दीज कंपनीज में वही हुआ। वो एक रिपोर्ट के वजह से कि कहाँ क्वेश्चन हो गया ऑन द बैलेंस शीट, और उसका पी मल्टीपल कम हो गया, एंड इट स्प्रेड टू अदर सेक्टर्स आल्सो। आई थिंक इट्स अ गुड सेक्टर, बट एक ही चीज है इसमें, आई थिंक ग्रोथ विल बी गुड, बट दीज आर सेक्टर्स जहाँ पे मार्जिन आर वेरी स्मॉल, 3, 4, 5% का मार्जिन होता है। तो आई थिंक वन हैज टू कीप एन आई on what valuation are you giving for these smaller margins, you know। और I think that is where हम तो थोड़े cautious रहते हैं, जहाँ पे भी शेयर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। आपको तो मेरा नेचर पता है, हम थोड़े cautious हो जाते हैं, because for us valuations are very important। तो कोई भी थीम बहुत exciting लगे, not only EMS but other themes also, अगर बहुत exciting लगे और वहाँ मल्टीपल एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई हो जाए, तो वहाँ आपको ये याद रखना है कि अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज फ्लो आएगा तो मल्टीपल्स कैन फॉल ड्रामेटिकली फास्ट। बिल्कुल। क्या यही बात डिफेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, या फिर डिफेंस में? 100% है। तो डिफेंस में इस समय आप टॉप अप कर रहे हैं, या फिर अभी आप दूर रहेंगे डिफेंस से? हमारे पास ज्यादा एक्सपोजर है नहीं, फ्रेंकली। वी हैव सम एक्सपोजर। इट्स अ गुड थीम, आई थिंक। बहुत क्लियर है दैट इंडिया में भी इंडिजनाइजेशन होगा डिफेंस का। गवर्नमेंट का भी पूरा एक फोकस है इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस पे। बट अनुजे थोड़ा लॉन्ग साइकिल प्ले है। आपको बिटवीन यू ट्राइंग एंड बिटवीन यू डिलीवरिंग द ऑर्डर, इट्स अ 3 to 4 years, 5 year साइकिल। और एक ही बायर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक अगेन वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन इट। कभी बजट ऊपर नीचे हो गया, जैसे रेलवे में लास्ट ईयर बजट कम किया तो रेलवे के सब स्टॉक 30-40% गिर गए। आई थिंक वी हैव टू कीप एन आई कि कभी ये बजट कम नहीं हो जाए डिफेंस का।